हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज विवेक धर्मश्री और आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 में जो हम पार्ट आज कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ कंपनीज। यस, इस वीडियो में हम लोग 15 से ज्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज देखेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कितनी प्रकार की कंपनीज हैं? I hope you understand when I say there are more than 15 different types of company, what I'm trying to here indicate is कि हम लोग जहां पर अलग अलग फैक्टर पर अलग अलग तरीके से अलग अलग बेसिस के हिसाब से कंपनी को तोड़ेंगे। जैसे मैं अगर बोल दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐसी कंपनी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 अलग अलग कंपनी। जैसे मैं कहूं कि क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, तो ये एक तरीका हो गया जेंडर वाइज बांटना। फिर मैं कह दूं कि क्लास में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क करते हैं और नहीं करते हैं, तो ये एक तरीका हो गया, ये एक बेसिस हो गया। तो इसका मतलब हो सकता है ना कि ऐसे क्लास में एक बच्चा है जो बॉय है और वो होमवर्क करता है। तो इन दैट फैशन हम लोग यहाँ पर ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ऑन वेरियस बेसिस, ऑन वेरियस फैक्टर्स अलग अलग कंपनीज को देखना शुरू करेंगे। श्योर अबाउट दिस? तो आइए, वीडियो काफी अच्छा है और बड़ा है और इन डेप्थ आपको हर कंपनी के बारे में एक आइडिया आएगी। तो लेट अस स्टार्ट क्विकली। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज जो आप कंपनीज एक्ट 2013 में बना सकते हैं। नाउ सबसे पहले है स्टैट्यूटरी कंपनीज। नाउ व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी? स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी है जो क्रिएटेड है बाय अ स्पेशल statute of the legislature or a parliament. That these are the companies which are created by a special act which was passed in the parliament. मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे RBI, LIC, अगर मैं और भी एग्जाम्पल दूं तो UTI, मैं और एग्जाम्पल दूं तो हमारा ICAI। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एग्जिस्टेंस में आई है। कब? जब एक एक्ट के जरिए एग्जिस्टेंस में आई है। वो एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, और जब वो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ तो इस एंटिटी का, इस कंपनी का जन्म हुआ। श्योर अबाउट दिस? रूल ये भी कहता है द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई टू देम इफ दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस। सो इन शॉर्ट, इसमें हमने स्टार्ट में भी पहले एक पार्ट में देखा था कि अगर ये पर्टिकुलर कुछ कंपनीज है जो ये उस स्पेसिफिक एक्ट के तहत बनी है, और अगर उस एक्ट में कुछ ऐसा लिखा है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो याद रखना है वो कंपनी वही एक्ट में जो लिखा है वो फॉलो करेगी, कंपनीज एक्ट में जो लिखा है वो फॉलो नहीं करेगी। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो LIC का एग्जाम्पल ले सकते हैं। So LIC was formed because of a LIC Act that was passed. अब अगर LIC एक्ट में कोई एक पर्टिकुलर मैटर पर लिखा है कि ऐसी चीज पर कंपनी ने क्या करना चाहिए, तो वो LIC एक्ट में जो लिखा है उसको ही फॉलो करेगी, ना कि कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। लेकिन अगर एक ऐसा कोई मैटर है जिस पर वो एक्ट कुछ नहीं कहती, तो फिर वो कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उसको फॉलो करेगी। श्योर? सो स्टैट्यूटरी का मैं याद रखना मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जो इंकॉर्पोरेट हुई है, कैसे? बाय अ स्पेशल एक्ट दैट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, रजिस्टर्ड कंपनी। अब रजिस्टर्ड कंपनी का ऑब्वियसली मतलब है हर वो कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। और सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में आपको मालूम है, हमने तो फर्स्ट इंट्रो एंड बेसिक्स में ही देखा था कि एक ऐसी कंपनी जिसकी पूरी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस अच्छी तरह से हो जाए, जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो, जिसमें मेक श्योर करें कि मेंबर और कंपनी अलग अलग है, वो सब कंपनीज को हम क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड कंपनीज। तो जितनी भी कंपनीज है ऑब्वियसली दे ऑल आर रजिस्टर्ड कंपनीज। नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी। अब ये होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। इसका मतलब क्या है? थोड़ा डायग्राम से अगर आप देख लेंगे, अगर ABC लिमिटेड एक कंपनी है और उसका XYZ लिमिटेड
में 62% का स्टेक है। कितना परसेंट का? 62% का अगर स्टेक है एबीसी का XYZ में 62% का स्टेक है, तो हम कहेंगे कि एबीसी लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी एंड XYZ लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी। याद रखना, जो भी कंपनी का दूसरी कंपनी में 51% का स्टेक, 51 या उससे ज्यादा का स्टेक हो, आप समझ लेना कि वो कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी है, और जिस कंपनी में स्टेक है वो कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर? तो अगर यहां पर मैं अब सब्सिडरी कंपनी को समझूं तो ये कहता है सब्सिडरी कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। दो कंडीशन है, एक, वो जो कंपनी है दूसरी, इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या? कि आप कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कभी भी अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास इतनी पावर है तो हम मान लेंगे कि आप होल्डिंग सब्सिडरी हैं, या तो फिर आपका उस कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल है, आइदर, अब ये वाला सेंटेंस को देखिए, आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर सब्सिडरीज। तो अभी आपको मैं इसको एक बार एकदम अच्छी तरह से डायग्राम में के हिसाब से समझा दूं। एक मिनट, यहां पर ABC लिमिटेड एक कंपनी है और वो कंपनी का XYZ में समझ लीजिए स्टेक है 20%, सिर्फ और सिर्फ 20% है। ठीक है, लेकिन ABC लिमिटेड के पास इतनी ताकत है कि XYZ के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब उनके जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कभी भी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कभी भी कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कोई भी डायरेक्टर को कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐसी पावर एबीसी लिमिटेड के पास है तो फिर हम परसेंटेज नहीं देखेंगे। हमको अगर पता चल गया कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल अगर है, तो हम मान लेंगे कि एबीसी एक होल्डिंग कंपनी है और XYZ एक सब्सिडरी कंपनी है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? मतलब पहला कंडीशन यह है कि आपका उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल हो। दूसरा है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर समझो आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस कंपनी में ABC एंड XYZ, आप उस कंपनी में let us say 65% का स्टेक कर रहे हो, which is more than half of the share capital, तो फिर हम मान लेंगे कि आप एक होल्डिंग कंपनी है और आप एक सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? लेकिन एक स्टेटमेंट जो हमने पीछे येलो में हाईलाइट किया था, आइदर विथ वन और टुगेदर विथ अदर सब्सिडरीज, तो उसका मतलब क्या है, वो कैसे कैलकुलेट हुआ? तो अब वो वाला पार्ट भी आपको मैं समझा दूं, देखिए कैसे करना है। रूल ये कहता है कि आपको मोर देन 50% होल्ड करना है, तब आप जाकर होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ते में आओगे। यस और नो? अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि ABC लिमिटेड है और यहां पर XYZ लिमिटेड है। ठीक है, अब ABC लिमिटेड XYZ में 40% होल्ड कर रहा है। कितना होल्ड कर रहा है? 40%। और ABC लिमिटेड एक कंपनी है PQR, उसमें 70% होल्ड करता है, और PQR फिर XYZ में समझ के चलिए कि 30% होल्ड करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या एबीसी होल्डिंग सब्सिडरी बनेगी या नहीं बनेगी? अब थोड़ा समझिए, अगर मैं इस रिश्ते की बात करूं तो यहां पर एबीसी एक होल्डिंग कंपनी है और पीक्यूआर उसकी सब्सिडरी है। ये कैसे पता चल गया कि पीक्यूआर उसकी सब्सिडरी है? बिकॉज आप देख सकते हैं यहां पर मोर देन 50% का स्टेक है एबीसी का, तो ऑब्वियसली एबीसी जो है वो पीक्यूआर को कंट्रोल करती है, और अगर एबीसी पीक्यूआर को कंट्रोल करती है तो एबीसी क्या बन गया? होल्डिंग, और पीक्यूआर क्या बन गया? सब्सिडरी। अब सवाल ये आता है कि क्या एबीसी
XYZ की होल्डिंग है, क्योंकि हमें तो यहां पे दिख रहा है कि इट इज ओनली 40% विच इज लेस देन द हाफ। तो गाइस जब ऐसा हो तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कंसिडर करते हैं। मतलब देखिए ये वाला जो रिश्ता है यहां पर तो डायरेक्टली आप 40% हेल्ड करते हो बराबर, लेकिन ये वाला रिश्ता देखिए आप इस कंपनी में 70 होल्ड कर रहे हो और फिर ये कंपनी उसमें 30 होल्ड कर रही है, तो हमें ऐसा करना होता है 70 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 21, yes or no, plus 21, that comes to 61%। तो अगर वो 50% से ज्यादा हुआ क्या, हाँ वो 61 हो गया। तो याद रखिए एबीसी इज अ होल्डिंग और XYZ उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। श्योर, ये मतलब था उसका कि बाय वन और मोर टुगेदर विद अदर सब्सिडरीज। मतलब सिर्फ जरूरी नहीं कि आपका डायरेक्ट कंट्रोल 50% से ज्यादा हो, अगर आपका डायरेक्ट प्लस ऐसा सब्सिडरी टू सब्सिडरी इनडायरेक्ट कंट्रोल भी अगर 50% से ज्यादा जाता है तो आप दोनों के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता आ जाएगा। श्योर अबाउट दिस? समझ में आया अच्छी तरह से? पक्का? तो याद रखना ऐसे हमेशा आपका जो सब्सिडरी का पार्ट है, तो आपका जो सब्सिडरी और होल्डिंग का जो रिश्ता है वो इस तरह से रहेगा। डायरेक्ट की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली भी आपका कंट्रोल हो सकता है 50% से ज्यादा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? देख लिया आपने यहाँ पर ये होल्डिंग कंपनी क्या मतलब और सब्सिडरी कंपनी का मतलब, और ये वाला मैंने आपको इनडायरेक्टली भी करके बताया, वो टुगेदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज, और कैसे कैलकुलेशन करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। श्योर अबाउट दिस? यहां पर एक छोटा सा एक पार्ट देख लेंगे। इन व्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 71 इट सेज, अगर एक प्राइवेट कंपनी है विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो इट विल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। क्या बोला ये देखिए यहां पर, अगर एक प्राइवेट कंपनी है और वो अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो इट विल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी इवन व्हेन सच सब्सिडरी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। श्योर अबाउट दिस? सो यहां पर एक कंपनी है विच इज अ पब्लिक कंपनी और उसकी एक सब्सिडरी है विच इज अ प्राइवेट कंपनी, बट जबकि वो सब्सिडरी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो हम ये जो कंपनी है इट विल बी ऑल्सो डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो ये होल्डिंग सब्सिडरी क्लियर हो गया। अब ये एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? तो एसोसिएट का मतलब होता है अ कंपनी इन विच other company has a significant influence but which is not a subsidiary company and includes a joint venture company। अब यहां पर ये फिर से बोला है, the provision of the acts apply to them if they are not inconsistent with the provisions। याद रखना है यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है एट लीस्ट 20% ऑफ द टोटल और कंट्रोल इन द पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजंस, और शेयर कैपिटल का मतलब है पेड अप इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं सिंपल सा फटाक से, तो आपको समझ जाएगा क्या बोलना है यहां पर। बिल्कुल ध्यान से समझिए। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC लिमिटेड और उसका एक कंपनी है PQR लिमिटेड। अब एबीसी का PQR में 25% का स्टेक है। कितने का स्टेक है? 25% का। अब हमने पीछे क्या बात करी थी कि भैया होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ते के लिए कितना परसेंट चाहिए? होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ते के लिए हमें चाहिए मोर देन 50%। क्लियर है? लेकिन यहां पर कितना है? यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 25% है। तो याद रखना ऐसे केस में जब आपका 20 और 50 के बीच में हो तो हम कहेंगे कि PQR इज अ एसोसिएट कंपनी ऑफ ABC। आप कहेंगे सर इसका मतलब ऐसा हम समझ लें क्या कि अगर 20 से लेकर 50 के बीच में है तो वो कंपनी बन जाएगी एसोसिएट कंपनी, और अगर 50 से ज्यादा है, यस 50 से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इट्स अ सब्सिडरी कंपनी।
क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर लेस देन 20% है तो सर लेस देन 20% है तो इट विल जस्ट बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। आपको चाहिए तो आप पूरा लिख लीजिए, मैं पूरा आपको बना के दे देता हूं। देखिए एवरी होल्डिंग का परसेंटेज के हिसाब से वी कैन मेक दिस, अच्छी तरह से देख लीजिए। सो अगर अप टू 20 है, ठीक है, अप टू 20 है तो इट इज जस्ट अ प्लेन इन्वेस्टमेंट। हम बोलेंगे कि भाई हमने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। 20 से लेके 50 है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी है। यस, और मोर देन 50 है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया इट्स अ सब्सिडरी कंपनी। होप आपको ये मालूम है, मैंने अभी पीछे 10 मिनट पहले बताया कि ऑब्वियसली परसेंटेज मायने नहीं रखता। हो सकता है कि आपका 20 और 50 के बीच हो, लेकिन अगर आपका उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल है तो फिर आपकी वो सब्सिडरी बन जाएगी। वरना ऐसे 20, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अप टू 20% इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, 20 और 50 के बीच में इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसोसिएट, एंड मोर देन 50% अगर रहता है तो it will be considered as a subsidiary. Sure about this everybody? तो आपको एसोसिएट होल्डिंग और सब्सिडरी होल्डिंग समझ में आया? कब कहेंगे? श्योर ना? अगर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल में कहूं तो हम बोलेंगे एक तो लिस्टेड हो सकता है या तो फिर अनलिस्टेड। अब लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या? लिस्टेड कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसकी कोई ना कोई सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। यस, कोई ना कोई सिक्योरिटीज जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तब हम जाकर क्या कहेंगे कि इट इज अ लिस्टेड कंपनी। तो कॉमन सेंस अनलिस्टेड क्या रहेगा भैया? अनलिस्टेड मींस एनी कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट, अब डोरमेंट कंपनी क्या होती है? अब डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड तो है बट फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट और एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके पिछले 2 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसी कंपनी क्या कर सकती है? अपने आप को आरओसी में अप्लाई कर सकती है कि मुझे मेरी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस चाहिए। अब आप यहां पर कहेंगे कि सर ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, सेक्शन 455 में डोरमेंट कंपनी के बारे में बताया गया है और वो कहता है, जो मैंने अभी पीछे आपको करके बताया, सो वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company. इनएक्टिव का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जिसका ना कोई बिजनेस है ना कोई ऑपरेशन है और अगेन फिर से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, या उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं सिंस लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। अब 2 मिनट में आपको इसके पहले कि हम आगे बढ़े पहले पूरा समझा दूं कि क्या होता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बिल्डर है, ठीक है, देयर इज अ बिल्डर एंड उसको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसने क्या किया, एक कंपनी बनाई एबीसी बिल्डर्स, और ये कंपनी में उसने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लिया, लैंड खरीद लिया। तो उसकी बैलेंस शीट देखिए ऐसी है, कैपिटल साइड में देयर इज 10 करोड़ और लैंड के साइड देयर इज 10 करोड़। यस, कैपिटल देयर इज 10 करोड़ एंड लैंड इज 10 करोड़। अब उसने ये लैंड लेके रखी है बिकॉज उसको 10 साल बाद, 10 इयर्स के बाद उसको ये लैंड पे बिल्डिंग वगैरह बनाना है। अभी नहीं बनाना, उसने क्या किया है, सिटी के आउटर सर्कल में ये लैंड लेके रखा है जहां पर अभी कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। तो उसने क्या किया है, एक कंपनी बनाई और बहुत शहर से बहुत दूर एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल खरीद लिया।
क्यों? क्योंकि भैया 10 साल बाद उसको मालूम है वहां पर डेवलपमेंट होगा और जो है वो तब जहां पर वहां पे प्रोजेक्ट्स खड़ा करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो उसने 10 साल के बाद करना है उसको, लेकिन कंपनी आज बना ली और लैंड लेके रख लिया। अब थोड़ा सोचिए, जब एक कंपनी बनती है तो हमें बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, यस और नो? देयर आर लॉट ऑफ फाइलिंग्स, there are lot of declarations, there are lot of compliances that you have to do annually. yes, कंपलसरी है कि अगर आपने कंपनी बनाई तो आपको फाइलिंग करना है, डिक्लेरेशन करना है, कंप्लायंस करना है, ऑडिट्स करने पड़ेंगे, ये सब आपको करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, एक बिल्डर कह रहा है यार मेरा तो 10 साल तक कोई करने का इरादा ही नहीं है, मीटिंग करो, मिनट्स फाइल करो, आरओसी में सब फाइल करो, कितना सारा झंझट है, लेकिन 10 साल तक उसको कोई बिजनेस ही नहीं करना, 10 साल तक उसका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो ऐसे समय में हमारे कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन बनाया है कि आप आरओसी में अप्लाई कर कर अपनी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस दिलवा दीजिए। डोरमेंट स्टेटस का मतलब है, अगर आप आरओसी में अप्लाई कर कर कह देते हैं कि मेरा है ना, देखिए पिछले 2 साल में हार्डली कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और आगे 10 साल में कोई ट्रांजैक्शन करने ही नहीं वाला, आप मेरी कंपनी को प्लीज डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दो। अगर उसने आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दिया तो समझ लीजिए आपको बहुत सारे डिक्लेरेशन, बहुत सारे फाइलिंग्स, बहुत सारे कंप्लायंसेस से छूट मिल जाएगी और आप एकदम आराम से ये कंपनी बना लोगे और 10 साल तक आपको ना कोई खर्चा लगेगा, ना कोई कंप्लायंस करना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बिकम इजी फॉर यू। आई होप यू गॉट व्हाई देयर इज अ डोरमेंट स्टेटस या डोरमेंट कंपनी नाम का कॉन्सेप्ट दैट हैव कम अप। Now, if you see, यहाँ पर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या? मतलब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हर साल अलाउड है और हमें डोरमेंट स्टेटस मिल जाएगा? तो रूल कहता है आरओसी को जो आप फीस पे करते हो उसकी जर्नल एंट्री अगर एक पास हुई है, उसकी जर्नल एंट्री अगर एक पास हुई है, कुछ रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल किए हैं उसके पेमेंट्स हैं सिर्फ, या शेयर्स को अलॉटमेंट करने की एंट्री है, या बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जो हमारा अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमने उसको पेमेंट किया है, तो ये इतने ही ट्रांजैक्शन अगर आपके सिर्फ हर साल होते हैं, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, यस, बुक्स मेंटेन करना, उसका पेमेंट करना, एक्ट को कंप्लाई करने का पेमेंट करना, रजिस्टर में फाइलिंग करने का पेमेंट करना, तो सिर्फ इतने ट्रांजैक्शंस अगर आपके होते हैं तो हम बोलेंगे कि आपके कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है और हम आपको डोरमेंट स्टेटस दे देंगे। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस, इन जर्नल एंट्रीज के अलावा अगर आपके और भी कोई ट्रांजैक्शन दिखे, और भी कोई जर्नल एंट्रीज दिखी, तो फिर हम मान लेंगे कि आपकी कंपनी डोरमेंट नहीं है, आप अभी भी एक्टिव है, आप अभी भी काम कर रहे हैं और आपको डोरमेंट स्टेटस नहीं मिलेगा। आपको सबके सब कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, आपको सबके सब डिक्लेरेशंस करने पड़ेंगे, आपको सबके सब फाइलिंग करनी पड़ेगी और आपको डोरमेंट या इनएक्टिव का स्टेटस नहीं मिलेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको अब समझ में आ गया क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि भैया आपका वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो हर साल आप क्यों इतना फाइलिंग करना चाहते हो, क्यों इतना झंझट करना चाहते हो? बेटर है ना आप अपना को यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड अ असेट, कैन यू सी दिस? या तो होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने अपनी पिक्चर की कॉपीराइट्स एक अलग कंपनी में ट्रांसफर करके उसे डोरमेंट का स्टेटस दिलवा दिया है। या ऐसे भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने अपने गाना गाकर जो कॉपीराइट्स है उसको एक अलग अलग कंपनी में जाकर कंपनी बना के डोरमेंट का स्टेटस दिलवा दिया। तो ऐसे मैंने आपको एक बिल्डर का एग्जाम्पल दिया कि बिल्डर भी अपने कुछ असेट्स को एक अलग कंपनी बना के कर देता है। इसमें डोरमेंट का भी फायदा है और रिंग फेंसिंग भी हो जाती है। रिंग फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको मालूम है हर कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत बड़ा बॉलीवुड प्रोड्यूसर है जिसकी 4 पिक्चर हिट गई। अब उसने चारों पिक्चर के जो कॉपीराइट्स हैं या जो भी था वो 4 अलग अलग कंपनी खोली और उस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। अब समझ लीजिए कि बॉलीवुड जो का जो प्रोड्यूसर है उसकी एक 5th पिक्चर आई और उसने बहुत पैसे लगाए थे, लेकिन वो डूब गया, पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो उसको तो मार्केट में बहुत सारे लोगों को पैसे देना पड़ेगा।
तो अब ऐसे समय पे ऐसा ना हो जाए कि क्रेडिटर आपके पिछले 4 पिक्चर्स की कॉपीराइट्स के ऊपर भी क्लेम डाले और उसको बेचने की कोशिश करे, क्योंकि आपने वो पहले से क्या किया है, वो 4 कॉपीराइट्स का क्या किया है, अलग कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। तो वो अलग कंपनी हो गई, अब ये अलग कंपनी है, तो कल जाकर वो अब चाहे भी तो वो हमसे पैसे नहीं ले सकता या हमारी पिछले पिक्चर्स की कॉपीराइट्स को टच नहीं कर सकता। इसलिए बिल्डर्स भी बहुत बार ऐसा करते हैं, जहां पर वो अलग अलग कंपनी इंकॉपरेट करेंगे, हर प्रोजेक्ट हर लैंड अलग कंपनी के नाम होता है, जिससे कल जाकर अगर एक कंपनी डूबी तो दूसरी कंपनी के नाम पर जो वगैरह एसेट्स हैं उनको कोई टच नहीं कर सकता। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और जैसे मैंने आपको भी बताया, डोरमेंट कंपनी का तो क्लियर है। याद रखना, ये जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो मैंने 4 लिखे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो आपको ये 4 लिखना है कि ये 4 रहे तो इट्स ओके, इसके अलावा कुछ रहा तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डोरमेंट कंपनी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी। नाउ द नेक्स्ट इज निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सो निधि कंपनी को मैंने यहां पर ये 5 चीजों में समझाया, आप ये 5 पढ़ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। सो निधि कंपनी इज मेकिंग श्योर दैट देयर इज अ हैबिट ऑफ cost cutting, there is a habit of saving among its members, where it receives the deposit from its members and lends the money to the members only for their mutual benefit. So that's the definition summed up. अब इसका मतलब क्या, थोड़ा समझ लीजिए। निधि कंपनी क्या होता है, जैसे let us say for example, निधि कंपनी में 20 मेंबर्स है, ठीक है, 20 मेंबर्स है। अभी क्या करना होता है निधि कंपनी में, ये 20 के 20 मेंबर्स हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे और वो पैसा इकट्ठा होते चलेगा। तो इससे क्या हुआ, वो 20 मेंबर्स को हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करना है, तो वो सेविंग करेंगे। अच्छा, उन 20 मेंबर्स में से समझ लीजिए 4 महीने बाद किसी एक मेंबर को इमरजेंसी हो गई, घर पे मेडिकल इमरजेंसी हो गई और उसे पैसों की जरूरत है। तो ये जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था, ये जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पैसा जिस पर्टिकुलर मेंबर को पैसों की जरूरत है उसे दिया जाता है। समझ में आया? उसे दिया जाता है जिससे उसकी मदद हो जाए, उसको समय पर जो पैसे लग रहे थे वो पैसे मिल जाए। इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, इन शॉर्ट निधि कंपनी क्या करती है, अपने मेंबर्स से पैसे लेती है, जमा करती है और फिर अपने मेंबर्स में ही इसे लेंड करती है, जिससे म्यूचुअल बेनिफिट, सबका फायदा भी हो, सेविंग भी हो, और जो भी इस ग्रुप का पार्ट है, अगर कल जाकर उसे पैसे लगते हैं तो उसे पैसे भी मिल जाएंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो दैट्स निधि कंपनी फॉर यू। The next is public financial institutions. अब ये public financial institutions का मतलब क्या है? तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है, प्लीज मेक श्योर कि पहले तो ऐसी so as per section 2 clause 72 the following institutions are considered as a public financial institutions. तो कौन सी है? LIC, IDFC याद रखना है, UTI और ऐसी दूसरी इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर नोटिफाई करे, या सच ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI नोटिफाई करे। श्योर? तो व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज अ PFI? So it should be established or constituted by or under any central or state act, and at least 51% of the paid up capital is either held by CG or by SG or partly by CG and partly by SG. Sure about this? पक्का? Everybody. याद रखना है, बेसिक कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड इज, एक तो वो सेंट्रल या कोई स्टेट एक्ट से बना हो और उसके अंदर 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज आइदर हेल्ड बाय CG और हेल्ड बाय SG और पार्टली बाय CG एंड पार्टली बाय SG। CG का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, SG का मतलब स्टेट गवर्नमेंट। और याद रखना है, ये कंपनियों को तो स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया गया है कि यू आर अ PFI। LIC, IDFC, UTI सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे नोटिफाई करे, या ऐसी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ RBI नोटिफाई करे। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? वेरी सिंपल, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है
not less than 51% of the paid up capital is either held by central government or held by state government or partly by CG and partly by one or more state government. Sure about this? So example, ONGC. Now ONGC is a government company. या HPCL, BPCL, भारत पेट्रोलियम. यस, तो ये सब कंपनीज क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज. बिकॉज इन कंपनीज का 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या दोनों के पास है, स्टेट के पास भी और सेंट्रल के पास भी. और रूल कहता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज कंपनीज विच आर अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. श्योर अबाउट दिस? Everybody. So even if it's a subsidiary of a government company, it will be considered as a गवर्नमेंट कंपनी. क्यों? मतलब ऐसा ना हो जाए कि कल जाकर आपको लगे कि यार इसके अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली स्पेसिफिकली बोला है. तो अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूं. लेट अस से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है HPCL. अब इस HPCL में सेंट्रल गवर्नमेंट का लेट अस से फॉर एग्जांपल 40% है. यस. और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का इस कंपनी में 30% है. तो अब ये 40 प्लस 30 कितना हो गया? 40 प्लस 30 हो गया 70%. क्या ये 51% से ज्यादा है? हाँ. इसका मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज अ गवर्नमेंट कंपनी. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल मोर नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज आइदर हेल्ड बाय CG और बाय SG और पार्टली बाय CG एंड पार्टली बाय SG. अब याद रखिए, कल जाकर समझ लो एक ऐसी कंपनी है ABC लिमिटेड और इस ABC लिमिटेड में HPCL होल्ड 65%. तो अब कल जाकर ये ABC लिमिटेड कौन सी कंपनी है? क्या ये गवर्नमेंट कंपनी? तो हम क्या बोलेंगे? क्या ABC लिमिटेड के अंदर CG या SG का मिलाकर 51% से ज्यादा है? नहीं. ABC लिमिटेड में तो HPCL एक कंपनी है, गवर्नमेंट थोड़ी है. गवर्नमेंट का ही 65% है. लेकिन अपनी डेफिनेशन कहती है अगर कोई भी सब्सिडरी हो एक गवर्नमेंट कंपनी की, तो फिर भले ही उस कंपनी में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक ना हो, वो कंपनी भी क्या कंसिडर करी जाएगी? यस, वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी. मतलब ABC का भले ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक ना हो, जबकि ABC HPCL की सब्सिडरी है, हमें ABC को भी क्या मानना पड़ेगा? गवर्नमेंट कंपनी. श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी. अब फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? फॉरेन कंपनी, ध्यान से देखिए. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. सही है या नहीं? ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है. बिकॉज अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होती तो फॉरेन थोड़ी होती, तो डोमेस्टिक कंपनी होती. तो पहले तो एक कंपनी जो इंडिया से बाहर है. अब इंडिया से बाहर तो हजारों लाखों करोड़ों कंपनियां हैं इतने सारे देशों में, तो क्या वो सब फॉरेन कंपनी हो जाएगी? नहीं नहीं. एक तो वो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, और सेकंड है इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. ओके, मतलब एक ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन उसका बिजनेस इंडिया में है, तो ऐसी कंपनी हमारे लिए क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी. बट सर वो जो कंपनी है ना वो खुद बिजनेस नहीं करती, हमारे देश में उसने एक एजेंट को हायर कर रखा है. तो डेफिनेशन कहती है वो खुद हो उस काम करे या उसके एजेंट के द्वारा, हमें फर्क नहीं गिरता. क्या वो इंडिया में बिजनेस करता है? हाँ सर, इंडिया में तो बिजनेस कर रहा है. बात खत्म हो गई. तो फिर वो एक फॉरेन कंपनी है. वो खुद से बिजनेस करे या उसके एजेंट के थ्रू बिजनेस करे, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी. क्लियर है सर? लेकिन उनका कोई दुकान या शॉप या मॉल नहीं है, वो तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं. फिर से रूल कहता है फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक वेब मोड से हो, वेबसाइट के द्वारा हो, इट विज क्या बिजनेस इंडिया में हो रहा है क्या? हाँ सर, बिजनेस हो रहा है. उनकी शॉप्स नहीं है बट वो वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन करते हैं. बात खत्म. अगेन दे आर अ फॉरेन कंपनी. मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो लेकिन इंडिया में बिजनेस करती हो, फिर वो खुद करे या एजेंट के द्वारा या फिजिकली शॉप के थ्रू, फैक्ट्री के थ्रू, मॉल के थ्रू करे या ऑनलाइन करे,
and rule says it conducts any business activity in India in any other manner. तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोल लेंगे? फॉरेन कंपनी. श्योर अबाउट दिस? इन शॉर्ट कभी किसी को बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? फॉरेन कंपनी का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and has a place of business in India or has a business activity in India, and it does that activity either itself or through agent or physically or through electronic mode. Sure about this? पक्का? Everybody पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया? बढ़ जाओ आगे. नेक्स्ट, अब ये स्मॉल कंपनी क्या होता है? पहली बात तो स्मॉल कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी. ठीक है, इसका मतलब अगर आप एक पब्लिक कंपनी है तो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट आपके लिए लागू है ही नहीं. तो आपको पहले समझना है स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी रहा तो नीचे अब मैं जो 2 कंडीशन पढ़ने वाला हूं वो आपको कंडीशन एप्लीकेबल भी रही तो भी आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा. इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? तो अब ये आपको स्मॉल कंपनी कब माना जाएगा? ध्यान से देखिए, ये दोनों कंडीशन आपको फॉलो करनी है. दोनों की दोनों कंडीशन आपको फॉलो करनी है. फर्स्ट, आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं रहना चाहिए. ओके, आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं रहना चाहिए. एंड सेकेंड, आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं रहना चाहिए. अगर ये 2 कंडीशंस आपने मीट करी तो आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा मिलेगा. सर ये स्मॉल कंपनी क्या है? आप जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे या आपने आगे पढ़ा है तो स्मॉल कंपनी ऐसे बहुत सारे सेक्शंस में आगे ऐसा बोला होता है कि ये सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनी, ये सेक्शन से स्मॉल कंपनी को एग्जेम्पशन मिलता है, ये सेक्शन स्मॉल कंपनी पे लागू नहीं होगा. ऐसे मतलब जगह जगह पर पूरी कंपनीज एक्ट में उन्होंने स्मॉल कंपनी को क्या दे रखा है? एक तरह से एक एग्जेम्पशन दे रखा है. तो स्मॉल कंपनी कब मानी जाएंगे? जब आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है. सर मेरा पेड अप कैपिटल 40 लाख है बट मेरा टर्नओवर 5 करोड़ है. नहीं, तो फिर यू आर नॉट अ स्मॉल कंपनी बिकॉज यू हैव कंप्लाइड विद वन कंडीशन बट हैव नॉट कंप्लाइड विद अनदर. यू हैव टू कंप्लाई विद बोथ द कंडीशंस. पेड अप कैपिटल भी 50 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए और टर्नओवर भी 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा मिल जाएगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? याद रखें, द स्मॉल कंपनी विल नॉट इंक्लूड एनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज. मतलब अगर आप एक कंपनी है जो किसी की होल्डिंग है या आप एक ऐसी कंपनी है जो किसी की सब्सिडरी है, मतलब आप होल्डिंग सब्सिडरी के रिश्ते में अगर कहीं हो तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती. सेक्शन 8 कंपनी क्या है हम अभी आगे देखने वाले हैं. और एक ऐसी कंपनी और बॉर्डर कॉर्पोरेट जो एक सेपरेट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, एक गवर्न्ड बाय सम सेपरेट एक्ट, तो वो भी आपकी स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? तो ये सब जो है स्मॉल कंपनी में नहीं आता. परफेक्ट. आई होप आपको स्मॉल कंपनी समझ में आ गया. तो स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी अ पब्लिक कंपनी, इट विल नॉट इंक्लूड होल्डिंग और सब्सिडरी, इट विल नॉट कंसिडर सेक्शन 8 एंड इट विल ऑल्सो नॉट कंसिडर दोज कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट जो विच आर गवर्न्ड बाय सम स्पेशल एक्ट्स. श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? नाउ we will consider those companies on the basis of liability. अब on the basis of liability तो देखिए, एक कंपनी होती है विच इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या? कि मेंबर की लाइबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम. दैट्स इट. ऐसी कंपनी जब आपकी लाइबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, ऐसी कोई कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि लेट अस से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 शेयर्स है और एक शेयर की फेस वैल्यू लेट अस से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है. ठीक है, अब आपने उस 100 रुपीज में से अब तक सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज ही पे किया है. 60 रुपीज पर शेयर ही पे किया है. तो शेयर है 100 रुपीज का और आपने सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज पे किया है. तो आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी यहां पर लिखा है, आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स. और अनपेड वैल्यू इस यहां पर शेयर्स में कितनी है? द अनपेड वैल्यू इज ओनली 40 रुपीज इंटू 100 शेयर्स.
दैट इज 4,000 रुपीज। तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी है। कल जाकर अगर कंपनी के पास सफिशिएंट असेट्स नहीं होते अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से, लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारे केस में 4,000 रुपए से ज्यादा हमसे नहीं मांग सकती। श्योर अबाउट दिस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, it says it implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of amount which remains unpaid on his शेयर होल्डिंग्स। मतलब कितना, 4,000। वो हमसे 4,000 मैक्स मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एनकम्पास्ड टू मीट द कंपनीज डेट। इसका मतलब शेयर होल्डर की प्राइवेट प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं की जा सकती कंपनी की लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए। श्योर, परफेक्ट। यहां पे आगे क्या लिखा है, द शेयर होल्डर इज अ को ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट अ को ओनर ऑफ द कंपनीज असेट। मतलब कंपनी के जो असेट्स हैं वो कंपनी के नाम पर है, मेंबर के जो असेट्स हैं वो मेंबर के नाम पे है। द ओनरशिप ऑफ द असेट्स रिमेन विद द कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एज अ लीगल पर्सन। The extent of rights and duties of the shareholder as a co-owner is measured by his only shareholdings. तो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी अगर हम देखें तो पहली एक कंपनी जो आप बना सकते हो वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में याद रखना है योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू। और अनपेड वैल्यू का मतलब क्या है, जितना आपका फेस वैल्यू में जितना डिफरेंस जो बाकी है उतना ही आपको पे करना है, उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। श्योर। नाउ यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये लिमिटेड बाय गारंटी का क्या कंपनी होती है, तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में स्टार्ट में शेयर्स इशू नहीं होते या शेयर कैपिटल इशू नहीं होता। हर सब्सक्राइबर या मेंबर जब एमओए में साइन करता है तो उसके सामने वो एक अमाउंट मेंशन कर देता है कि मैं इतना अमाउंट का गारंटी करता हूं। ऐसी कंपनियों को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, it defines the company having the liability of its member limited by MOA to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute the assets in the event of it being wound up. Thus, the liability of member of guarantee is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Members cannot be called upon to contribute beyond that sum. तो आपकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, MOA में लिखा होता है कि कितना अमाउंट एक मेंबर गारंटी करेगा, जो अमाउंट वो सब्सक्राइबर अपने एमओए में अपने नाम के आगे लिखता है, दैट इज द मैक्स अमाउंट दैट ही विल पे। अब यहां पर जो ये स्टेटमेंट लिखा है जो आपके सामने है कि मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम, इसमें मैं और एक पॉइंट एक जोड़ना चाहूंगा। 2 मिनट अगर आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं तो यहां पर लिखा है, देखिए, एक कंपनी है जो लेट अस से लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, ठीक है, और एक ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है। अब आपको ये समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। शेयर कैपिटल का मतलब है आपका जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू जो भी फेस वैल्यू मेंशन्ड है, आपको उतना मैक्स पे करना है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है आपने एक गारंटी अमाउंट एमओए में लिखी होगी, वो जो गारंटी अमाउंट आपने लिखी होगी आप उतने ही एक्सटेंड के लिए लायबल है। क्लियर है। अब दोनों में एक और एक डिफरेंस ये है कि जो भी, अगर समझ लीजिए आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, तो जो भी अमाउंट अनपेड है, जो भी अमाउंट अनपेड है वो कंपनी कभी भी आपसे मांग सकती है। सो इट कैन बी कॉल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, इट कैन बी कॉल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी अनपेड अमाउंट को आपसे कभी भी मांग सकती है। लेकिन ये जो गारंटी का अमाउंट है, इसका ये रूल है कि इट कैन बी कॉल्ड ओनली एट वाइंडिंग अप। समझ में आया? इसका मतलब ये जो गारंटी की अमाउंट है ये कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं मांग सकती। ये गारंटी की जो अमाउंट है
आपको सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के दौरान ही मांगना है। वाइंडिंग अप जब सिचुएशन आएगी, कंपनी समझ लीजिए खत्म हो गई है, कंपनी बंद होने की कगार पर है, आप तभी गारंटी की अमाउंट जो कंपनी जो है गारंटी की अमाउंट मेंबर से मांग सकती है। लेकिन अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स it can be called during the lifetime of the company also and also at the time of winding up. So that's a big difference between the two types. Sure about this? पक्का? Next. तो यहां पर मैंने वो लिखा हुआ है, मैं एक बार आपके लिए पढ़ भी लेता हूं। यहां पर रूल कहता है द कॉमन फीचर क्या है बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इज कि दोनों का एक अपना सेपरेट आइडेंटिटी है और दोनों की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, राइट। दोनों की लाइबिलिटी लिमिटेड है और दोनों एक लीगल पर्सनालिटी है। In the latter case, members' liability is limited to the amount remaining unpaid, and both of them have to state the amount की कितने extent तक liability है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया, the point of distinguish between क्या है कि फॉरमन के केस में member can be called upon to discharge the liability only after the commencement of winding up। यही मैंने आपको अभी पीछे बताया, only after the commencement of winding up। बट अगर आप इन द लेटर्स केस, मतलब कौन सा, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, अगर आप लेटर केस में देखेंगे तो रूल कहता है इट में बी कॉल्ड अपॉन टू डू एनी टाइम। एनी टाइम मतलब क्या, आइदर ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम और ऑल्सो ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पीछे बताया था। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इज गारंटी कंपनी में जो गारंटी अमाउंट होती है वो वाइंडिंग अप के वक्त ही मांग सकते हैं मेंबर से, लेकिन अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो जो अनपेड अमाउंट है इट कैन आइदर बी कॉल्ड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और ऑल्सो एट द वाइंडिंग अप स्टेज। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? द नेक्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी। अब ये अनलिमिटेड का कंपनी का मतलब क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यस, मतलब यहां पर मेंबर कहता है कि वी डू नॉट वांट टू लिमिट आवर लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो अब ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। इट देयर ए कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी मतलब अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो जिस दिन आप मेंबर नहीं रहेंगे उस वक्त आपकी लाइबिलिटी भी चली जाएगी, बट जब तक आप मेंबर हैं यू विल बी लाइबल फॉर एवरी अमाउंट ड्यू। The liability of each member extends to the whole amount of company's debt and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other members. Obviously, तो जितने भी आपके साथ members हैं, सब everybody is joint and severally liable for all the liability. In case अगर company के पास share capital है, the AOA must state the amount of share and the amount of each share. So long as the company is a going concern, the liability on the share is the only liability which can be enforced by the company. The creditors can institute proceedings for winding up of the company for their claims. The liquidator may call the members for the contribution toward the liability and debts of the company, which can be unlimited. So obviously when your liability is unlimited, it will, और जब भी company winding up में जाएगी और creditors जब case file करेंगे, when they will institute the proceedings towards the company, याद रखना है the liquidator will obviously call upon all the members to start contributing towards the liability, and you have to remember that in such case the liability and the debts of the company for the member will be unlimited. Sure. So there are three types which we have covered. The first is, एक तो कंपनी का liability limited by shares है, second कंपनी का liability is limited by guarantee है, और third है unlimited guarantee और अनलिमिटेड कंपनी। और अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से समराइज किया है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है मेंबर्स की लाइबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, लाइबिलिटी तब खत्म होगी जब आप उस कंपनी के मेंबर नहीं रहोगे। कैसे नहीं रहोगे? आपने अगर अपने शेयर्स को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, सो यू सीज टू बिकम अ मेंबर। याद रखना, द लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द कंपनी इज नॉट वाइंडिंग अप, मतलब जब तक कंपनी वाइंडिंग अप स्टेज में नहीं जाती आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी। मेंबर्स कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी सच में वाइंडिंग अप में जाएगी तभी मेंबर्स को कॉल किया जाएगा। लिक्विडेटर विल कॉल अप एंड एवरी मेंबर
will be liable to pay company's debt and liability. However, obviously, he can also claim contribution from other members. So all members are equally, jointly and severally liable for all the company's debt and liability. Sure about this? Pakka? Now next we will understand private company and public company. So private company क्या है? Private company means a company which have a minimum paid up share capital as may be prescribed. Abhi there is an amendment in the Companies Act which have scrapped this. So now there is no requirement for a minimum paid up share capital. Please remember, पहले ऐसा होता था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को एक मिनिमम पेड अप कैपिटल लाना पड़ता था, तभी जाकर वो इनकॉर्पोरेट कर सकते थे. बट अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में ये जो प्रोविजन था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल आपको लाना है, ये अब चला गया है. अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और आप बिना मिनिमम कोई पेड अप कैपिटल के भी अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. Now, so a private company means a company having a minimum paid up capital as may be prescribed, which is obviously zero now, and which by its article can restrict the rights of transfer of shares. अब मेरे को बताइए, मैंने आपको पहले वाले पार्ट में ये बताया था कि द फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा था इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, जिसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि ट्रांसफरेबिलिटी एक फीचर है कंपनी का. और ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर्स को अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, राइट. एक मेंबर को जब अपने शेयर्स बेचने होते हैं तो उसे दूसरे मेंबर को उसकी परमिशन नहीं लेनी पड़ती, पूछना नहीं पड़ता. लेकिन मैंने आपको तब कहा था कि प्राइवेट कंपनी इस ट्रांसफर्स पे रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है. कुछ एक्सटेंट तक रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनी डाल सकता है, पब्लिक कंपनी नहीं डाल सकता. सो प्राइवेट कंपनी कैन पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफर except in the case of an OPC where the limit of number of workers is to 200. So याद रखना है, प्राइवेट कंपनी में मैक्स ऑब्वियसली ओपीसी में एक ही रहता है, लेकिन ओपीसी को अगर हम छोड़ दें, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, एक्सेप्ट ओपीसी. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर हाउ मच, 200. श्योर अबाउट दिस? अच्छा, मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बता दिया था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं. यस, मिनिमम इज 2 और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200. श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? नाउ provided 2 or more hold 1 or more share, they will be considered as a single member. So it's obviously common sense. Consider कोई शेयर्स हैं जो मैं और मेरी वाइफ जॉइंटली होल्ड करते हैं, तो हमें मेंबर की काउंटिंग के लिए 2 नहीं कंसिडर किया जाएगा, हमें 1 ही कंसिडर किया जाएगा. प्रोवाइडेड फर्दर द रूल सेज, ये जो ए बिट और बी बिट में लिखा है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये मेंबर की नंबर ऑफ काउंटिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये मेंबर की काउंटिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. कौन सी चीजें कंसिडर नहीं की जाएगी? अगर आप अभी भी कंपनी में जॉब करते हैं, यू आर अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड यू आर ऑल्सो अ मेंबर, तो आपको 200 की लिमिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा. या तो फिर आप अभी तो जॉब में नहीं है, लेकिन आप पहले कंपनी में काम करते थे and you were the member of the company while in that employment and have continued to be the member even after the employment has ceased. इसका मतलब आप पहले कंपनी में जॉब करते थे, आप कंपनी में एक एम्प्लॉय थे, और जब आप एम्प्लॉय थे तब आप उस कंपनी के मेंबर भी थे. अब आप उस कंपनी में काम नहीं करते, लेकिन अभी भी आप उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो, आप अभी भी उस कंपनी के मेंबर हो, तो रूल कहता है ऐसे लोगों को भी 200 की काउंटिंग में कंसिडर नहीं किया जाएगा. इसका मतलब 2 कैटेगरी लोगों को कंसिडर नहीं किया जाएगा. पहली कौन सी कैटेगरी है? जो लोग अभी जॉब में, अभी आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा. और कौन सी, किसको कंसिडर नहीं किया जाएगा? ऐसे लोग जो पहले एम्प्लॉयज थे and when they were employees they were also the members, but now they have ceased to become the employee, but they continue to be the members of company. Sure about this? Everybody clear hai? Perfect. And there is one more condition. So if you could see यहाँ पर, there is one more condition which says the private company is prohibited to invite public to subscribe for the shares. मतलब याद रखना, आप कभी भी, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती. अगर कोई प्राइवेट कंपनी ने कभी भी पब्लिक को इनवाइट किया, ओवरऑल पब्लिक को इनवाइट किया टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, तो भैया देन यू विल नॉट बी अ प्राइवेट कंपनी, आपको पब्लिक कंपनी में कंपलसरी कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा.
श्योर अबाउट दिस? तो याद क्या क्या रखना है अब इसमें? प्राइवेट कंपनी का पहले तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। अब क्या बताइए, मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। क्या प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शंस डाल सकती है? यस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 200। और अगर एक ही शेयर दो लोग जॉइंटली हेल्ड करते हैं तो आप उसे दो कंसिडर करेंगे या एक कंसिडर करेंगे? अच्छा मुझे ये बताइए, कौन से लोगों को हम कंसिडर नहीं करेंगे 200 की लिमिट में? फर्स्ट, ऐसे लोग जो कंपनी में अभी भी क्या हैं? एम्प्लॉयज हैं। दूसरा, वो कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, यस वो कंपनी में एम्प्लॉयज हैं और उनको तो मेंबर हैं तो वो तो कंसिडर नहीं होंगे। प्लस ऐसे लोग जो पहले कंपनी के एम्प्लॉय थे और जब वो थे तब मेंबर भी थे, आज वो एम्प्लॉय नहीं है लेकिन दे स्टिल कंटिन्यू टू बी द मेंबर, तो वो भी 200 की लिमिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट अ प्राइवेट कंपनी कैन नेवर इशू प्रोस्पेक्टस, अ प्राइवेट कंपनी कैन नेवर इशू सिक्योरिटीज टू public. You have to comply with all these requirements, then only we can say that you are a private company. Sure about this? पक्का? तो मैंने समराइज किया है प्राइवेट कंपनी में क्या क्या पॉइंट्स है, याद से रखना है, फटाफट से लर्न कर लेना है क्या क्या पॉइंट्स है प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड। चलिए फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पहले बता दिया। मिनिमम नंबर्स 2 है। ऑब्वियसली ओपीसी अगर है तो वो एक ही रहेगा क्योंकि इट्स अ 1 पर्सन कंपनी। मैक्सिमम नंबर है 200, जिसमें हमने बात किया कि प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स और पहले एम्प्लॉय थे बट अब नहीं है और मेंबर्स, इसे एक्सक्लूड किया जाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन डाला सकता है। पब्लिक को शेयर्स प्रोहिबिट है सब्सक्राइब करना। स्मॉल कंपनी इज नथिंग बट अ प्राइवेट कंपनी, बट ऑब्वियसली आपको मालूम है कि स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का एक लिमिट है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना था? 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, और टर्नओवर का कितना है? 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। हमने उस स्मॉल कंपनी के वक्त भी बोला था कि वो पब्लिक कंपनी नहीं है, और ओपीसी जो है ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्या प्राइवेट आपको अच्छी तरह से समझ में आया? नेक्स्ट लेट अस गो विद अ पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऑब्वियसली जो प्राइवेट कंपनीज के रूल, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है? वो पब्लिक कंपनी है। एंड दे कंप्लाई विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट। अब मैंने आपको ऐसे बताया अमेंडमेंट हो गया है, अब पब्लिक कंपनी के लिए भी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। Next, a company which is a subsidiary of a company, not being a private company, shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even if such company continues to be a private company in its article of association. ये डिट्टो सेम पॉइंट हमने पीछे भी कवर किया था, और ये सिंपल इतना ही था कि अगर एक पब्लिक कंपनी है और उसका एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है और उसमें 60% का स्टेक है, तो अब ये तो कंपनी क्या बन गई? उसकी सब्सिडरी बन गई। तो रूल कहता है अगर एक सब्सिडरी है जो कि प्राइवेट है लेकिन वो सब्सिडरी अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको भी हम पब्लिक कंपनी मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। श्योर? तो अगर हम पब्लिक कंपनी के पॉइंट्स को थोड़ा सा समराइज करें तो क्या क्या देखा हमने? ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकते। मिनिमम कैपिटल पेड अप रिक्वायरमेंट अब नहीं रही। मिनिमम मेंबर्स है 7, मैक्सिमम नंबर है नो लिमिट, और अगर सब्सिडरी है तो इट इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। एनी कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज अ पब्लिक कंपनी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी क्लियर है आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का? एवरीबडी। अब 2 कंपनी बची है गाइस, एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट दैट इज सेक्शन 8 एंड ओपीसी दैट इज 1 पर्सन कंपनी। ये 2 ही कंपनीज बची है हमारी, लेकिन ये 2 कंपनीज को रिवाइज करने से पहले मुझे एक बार सब कंपनियों को फिर से रिवाइज करना है। बहुत सारी कंपनीज हमने देखी, एकदम अच्छी तरह से देखिए।
तो सबसे पहले हमने देखी थी स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज मतलब क्या, एक स्पेसिफिक उनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, और जब वो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ तब अगर उस कंपनी का जन्म होता है तब उसको एक लीगल स्टेटस मिलता है, तो हम उसे कहेंगे इट्स अ स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या, हर एक कंपनी जो आप आज देख रहे हैं वो सब कौन सी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या, होल्डिंग कंपनी का मतलब अगर उसका किसी कंपनी में 50% से ज्यादा का स्टेक हो तो उस कंपनी के लिए कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग। और सब्सिडियरी का मतलब क्या, सब्सिडियरी का मतलब उल्टा, जिस कंपनी में किसी और का 51% ज्यादा हो तो हम उस कंपनी के क्या बन जाएंगे, सब्सिडरी कंपनी। लेकिन क्या ये परसेंटेज मायने रखता है, तो नहीं, हमने देखा कि परसेंटेज ही नहीं है। देयर इज वन मोर कंडीशन कि अगर आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल बनते हो तो फिर भले ही आपका हमारी कंपनी में स्टेक 50% से कम हो, आ company will still be considered as a subsidiary for that another company. Sure about this? Associate company का मतलब क्या है, significant influence। और significant influence का मतलब क्या है, 20 से लेके 50% के बीच में अगर है तो हम उस कंपनी के सब्सिडरी नहीं, हम उसकी कंपनी के क्या बन जाएंगे, एसोसिएट कंपनी। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल देखा क्या, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एंड अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, अदर देन लिस्टेड कंपनी। श्योर अबाउट दिस, पक्का। डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है, डोरमेंट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो आपके कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्ट या असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और पिछले 2 साल में आपकी कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है ही नहीं, तो ऐसी कंपनी को आप डोरमेंट या इनएक्टिव स्टेटस दिला सकते हो बाय एन एप्लीकेशन टू आरओसी। आपको मालूम है अगर आपकी कंपनी को ये स्टेटस मिल गया तो आपको बहुत सारे फाइलिंग्स, बहुत सारे डिक्लेरेशंस, बहुत सारे कंप्लायंसेस से छूट मिल जाएगी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शंस को नहीं माने जाएंगे, तो अगर आपके बिजनेस में ये 4 एंट्रीज अगर है तो वी विल कंसिडर इट कि आपकी कोई कंपनी में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। ये चारों को लर्न करना है। रजिस्ट्रार को अगर कोई फीस भरी है तो उसकी जर्नल एंट्री, एक्ट की कंप्लायंस के लिए जो पेमेंट्स किया उसकी जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगर है तो उसकी जर्नल एंट्री, और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो मेंटेनेंस होता है, जो अकाउंटेंट या सीए को जो फीस देता है उसकी जर्नल एंट्री। अगर ये 4 को छोड़कर कोई दूसरा है तो भैया फिर आपको डोरमेंट स्टेटस नहीं मिलेगा। निधि कंपनी क्या थी, निधि कंपनी मतलब कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो आकर सेविंग करते हैं, हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं और एक अमाउंट इकट्ठा करते हैं, और वही अमाउंट फिर अपने ही मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को अगर जरूरत पड़े तो उसे लेंड किया जाता है, उसे लोन दिया जाता है, जिससे हर मेंबर में एक सेविंग की हैबिट इंकलकेट हो, प्लस उन मेंबर्स में कभी किसी को अगर दिक्कत हो तो उसके बेनिफिट के लिए यही पैसे को लेंड किया जाता है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने बोला LIC, IDFC और UTI, ये 3 तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिक्लेयर्ड है। और ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जो CG समय समय पर डिक्लेयर करे, या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जो CG इन कंसल्टेशन विद RBI डिक्लेयर करे। सो बेसिक कंडीशन फॉर कंसिडर टू बी अ PFI क्या है, एक तो आप ऐसी कंपनी हो जो एक सेंट्रल या स्टेट एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश्ड हो और आपकी कंपनी में 51% से ज्यादा CG, SG, पार्टली बाय CG एंड पार्टली बाय SG हो। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज आइदर हेल्ड बाय CG और बाय SG और पार्टली बाय CG एंड पार्टली बाय SG। याद रखना, ऐसी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे यहां पर, ONGC, HPCL, BPCL। फिर हमने फॉरेन कंपनी देखा था। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या, ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या एक्टिविटी ऑफ बिजनेस है इन इंडिया में। कैसे, एक तो खुद से या तो एजेंट के द्वारा या तो फिजिकली या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी। फिर स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, स्मॉल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो एक तो पब्लिक कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी जो ना किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी है, ऐसी कंपनी नहीं है जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, और एक ऐसी कंपनी जो कोई स्पेशल एक्ट के तहत बनी है। तो याद रखना है पहले तो ये अगर आपकी कंडीशंस कंप्लाई होती है तो ठीक, उसके बाद रूल कहता है आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम आपकी कंपनी को क्या मान लेंगे, स्मॉल कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी,
हमने देखा कि 3 तरह की कंपनी है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है आपकी लायबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू, और लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है आपकी कंपनी की जो लायबिलिटी है इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी अमाउंट मेंशन इन फ्रंट ऑफ योर नेम इन दी एमओए। दोनों में मेन डिफरेंस क्या था, हमने क्या सीखा, लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड वैल्यू कब मांग सकते हैं, इट कैन बी called up anytime during the lifetime of the company and also during the winding up. लिमिटेड बाय गारंटी का क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी का बोला गया है कि आप ये गारंटी के अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं मांग सकते, सिर्फ वाइंडिंग अप कमेंसमेंट होने के बाद ही ये पैसे को मांगा जा सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में हमने क्या देखा, अनलिमिटेड कंपनी में हमने ये कुछ पॉइंट्स देके समराइज किया कि लाइबिलिटी पर लिमिट नहीं होती। लाइबिलिटी आपकी कब खत्म हो जाएगी, जब आप मेंबर बनना खत्म हो जाओ, जब आप किसी को शेयर ट्रांसफर कर दो। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मांग सकते हैं क्या, नहीं, ये अमाउंट आप तभी मांग सकते हो जब कंपनी की वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स कमेंस होती है। रूल कहता है हर एक मेंबर की लाइबिलिटी एक्सटेंड्स टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटीज, और हर मेंबर के पास अधिकार है कि वो दूसरे मेंबर से भी कंट्रीब्यूट मांगे। प्राइवेट कंपनी के मैंने सब कुछ यहाँ पे पॉइंट समराइज किए। पेड अप कैपिटल की अब रिक्वायरमेंट नहीं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। इस 200 की लिमिट में प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स और पहले ऐसे एम्प्लॉयज जो आज एम्प्लॉय नहीं है बट मेंबर अभी भी है, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। शेयर्स के रेस्ट्रिक्शंस है ट्रांसफर पर, वो प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते। स्मॉल कंपनीज अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी ऑल्सो फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का हमने देखा, नॉट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स आर फ्रीजली ट्रांसफरेबल। मिनिमम पेड अप कैपिटल की अब रिक्वायरमेंट नहीं रही, मिनिमम नंबर 7, मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। याद रखें कि एक अगर सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी के तो इवन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। श्योर अबाउट दिस। और जैसे मैंने आपको कहा, अब सेक्शन 8 और ओपीसी ये 2 ही टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो हमारे पेंडिंग है। ये 2 टाइप्स को हम अगले पार्ट में देखेंगे, कि अगले पार्ट में उसे सेपरेट वीडियो की तरह देखेंगे। बट आई होप आपको यहां तक जितनी भी टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं वो सब समझ में आई। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवर्स कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, बट टाइप्स ऑफ कंपनी जितनी भी है उसका प्रॉपर एक चार्ट अपने बुक में बना लीजिए, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी विद ऑल देयर रूल्स, with all their summarized notes. Sure about this. Thank you very much. If you like the video, please subscribe to our channel and also share it with your friends. Thank you very much.